नमस्कार दोस्तों। इस लाइव में आज विशेष लाइव है। डॉक्टर कुमार गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपको नमस्कार। जय श्री राम रवि जी। आप जय और श्री राम, सभी जय श्री आदरणीय राम। मित्रों को मैं लक्ष्मणपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश प्रणाम करता। प्रणाम सर। तो आज जो दरअसल हम ये जो लाइव कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से मेरी दिन में बात हुई कि आज हम विशेष लाइव करेंगे। आज हम सिनेमा पर बात नहीं करेंगे, आज हम सिनेमा के संगीत पर बात करेंगे। एक तो इस हफ्ते कोई फ़िल्म नहीं है, कोई विशेष फ़िल्म ऐसी जिस पर चर्चा की जाए। और 2 दिन पहले जब मैं लाइव कर रहा था अपना, तो हमारे कुछ साथियों का, दर्शकों का कहना था कि आप म्यूज़िक पर क्यों बात नहीं करते हैं? तो डॉक्टर साहब के साथ हमने पहले भी बात की थी। हमने मोहम्मद रफ़ी साहब पर बात की थी, जन्मशती का मौका था। फिर उसके बाद में रहमान पर बात की थी, उनके संगीत पर। फिर हमने हिमेश रेशमिया पर भी बात की थी जब उनकी फ़िल्म बैड एस रवि कुमार आ रही थी। और बीच-बीच में हम चर्चा करते रहे हैं संगीत को लेकर भी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब का संगीत से बहुत ख़ास जुड़ाव है, वो नाटकों की तरह संगीत के भी विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने संगीत सीखा भी है और हिंदी सिनेमा पर जैसे बाकी चीज़ों पर पकड़ रखते हैं, वैसे हिंदी सिनेमा के संगीत पर भी उनका गहरा अध्ययन है। तो मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि आज हम संगीत पर बात करते हैं, फ़िल्म संगीत पर। और ख़ास तौर पर जिसके बारे में हमारे दर्शकों और दोस्तों ने कहा था कि 90s का म्यूज़िक, ये कहाँ खो गया है? क्योंकि ये बात सही है कि जो नई जनरेशन भी है, हम इधर देखते हैं बहुत सारे जिसको जेन ज़ी कहते हैं और उसके पहले वाली भी जो जनरेशन है, ये भी 90 के उस दौर का जो संगीत है हिंदी सिनेमा का, उसको बहुत पसंद करती है। और 90 का संगीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 50 और 60 तो जो था वो गोल्डन एरा था हमारा। लेकिन उसके बाद का जो म्यूज़िक कुछ उसी तर्ज पर चल रहा था। 90 के दौर को कहा गया कि ये हमारे हिंदी संगीत का, बॉलीवुड के संगीत का पुनर्जागरण है। और एक कमाल की मिठास और उसकी जो मेलोडी जो थी वो लोगों को बड़ा आकर्षित किया उसने। कई फ़िल्में फिर 90s के दौर में ऐसी आई जो सिर्फ़ संगीत की वजह से चली। और या कई फ़िल्में ऐसी थी जिनको बड़ा बनाने में, यादगार बनाने में संगीत ने बहुत योगदान दिया। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पर डॉक्टर कुमार गणेश से चर्चा करेंगे। उनसे समझने, एक तो अव्वल उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वो मिठास खो कहाँ गई है? ऐसा क्या बदल गया है? पिछले जो ये 25 साल हैं नई सदी के, समझ लीजिए 1/4 सदी गुज़रने को है अब। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से। तो इस विषय पर आप रोशनी डालें और आप अपने हिसाब से बताएँ कि क्यों महत्वपूर्ण है ये 90 के दौर का जो संगीत है वो, और कहाँ फिर ये खो गया? क्या वजहें हैं उसकी? रवि जी, सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों से ये निवेदन कर दूं कि आज इस कार्यक्रम में मैं बतौर अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी नहीं हूं। मैं संगीत जी, विश्लेषक, संगीत के प्रेमी और हिंदी सिनेमा के संगीत के भक्त के नाते हूं। मैं हिंदी सिनेमा के संगीत का भक्त हूं और सही सही यही शब्द जो है ये मेरे साथ न्याय कर सकता है। देखिए, एक बात ये है कि हम अगर देखें, मैं निजी तौर पर अगर कहूँ तो अपने जीवन में मैं 85-86 से लेकर 2000 तक या 87 से लेकर 2001 तक के जो वर्ष हैं, 13-14 साल, 15 साल, ये बहुत मिस करता हूँ, खासकर 90 का दशक। ठीक है। अब बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा का जो संगीत है, फ़िल्म संगीत, उसमें 50, 60 और 70 का आधा दशक, ये था सतयुग। हुँ, ये सतयुग था। बिल्कुल, उसके बाद 70 का आधा दशक और 80 ये त्रेता युग था। और 90 का दशक द्वापर था, ज़्यादा से ज़्यादा 2002 तक मानिए। उसके बाद के 23, 24, 25 बरस तो कलयुग है हिंदी फ़िल्म संगीत में। कलयुग है, घोर बड़ा कलयुग अच्छा है। विश्लेषण किया आपने, बहुत अच्छा हाँ, विश्लेषण। उसका कारण बिल्कुल, देखिए ना। देखिए, जब टॉकीज़ फ़िल्में शुरू हुईं, टॉकीज़ फ़िल्में शुरू होने के बाद में जब 40 के दशक के अंत में 48-49 के आसपास जो संगीत हुआ ना, वो थोड़ा पकना शुरू हुआ 50 में। वहाँ मिठास बरकरार थी, वो 60 में रही, 70 के आधे तक बिल्कुल। रही। 70 के आधे के बाद की मिठास तो रही, लेकिन 80 में वहाँ
अमिताभ बच्चन का जो 70 के मिड में मध्य दशक में जो उद्भव हुआ ना, तो वहां से हिंसा प्रधान फिल्में जो 80 में पूरी हिंसा ही छा गई फिल्मों में। लेकिन उस समय भी जो 80 के दशक में भी खासकर 85, 86, 87, 88 तक राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, त्रिदेव तक, कल्याण जी, आनंद जी, है ना, ये हैं। बिल्कुल इन लोगों ने, बप्पी लाहिड़ी ने भी बहुत मीठा मुद्दत वगैरह का मीठा संगीत दिया था। घर एक मंदिर, मुद्दत में, यहाँ तो यहाँ एक मिठास हिंसात्मक फिल्मों में भी, गानों में बरकरार रहा था। यानी उस हिंसा के दौर में भी प्यार झुकता नहीं जैसी रोमांटिक बिल्कुल म्यूजिकल, और मैं समझता हूँ मिथुन चक्रवर्ती की जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म जो है, जो उन्हें एक्टर स्थापित करती है, वो डिस्को डांसर नहीं है, वो प्यार बिल्कुल झुकता नहीं है। उससे पहले हाँ, और ये मतलब गजब की बात है कि लोग मिथुन चक्रवर्ती, डिस्को और बप्पी लाहिड़ी जोड़ देते, जबकि यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिथुन चक्रवर्ती और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब आप देखिए, जब 90 के दशक की हम बात करें तो हमें 2 साल पहले जाना पड़ेगा, 88 के आसपास। म्यूजिकल हिट तो चलो मिस्टर इंडिया भी आई थी, ठीक है, वो एक और जी बात है, लेकिन यहाँ हाँ 87-88 में यहाँ 90 के दशक का उद्भव होना शुरू हो गया था। देखिए, इलाका फिल्म से जब नदीम श्रवण को, इलाका फिल्म जो मिथुन चक्रवर्ती के कहने पर मिली थी, और मैं आपको और मित्रों को ये निवेदन कर दूं कि पहले ये श्रवण नदीम नाम होता था। इलाका फिल्म से पहले अंगूरी पैया जी चढ़ गई, ऐसे करके गाना मिथुन चक्रवर्ती के लिए बनाया था इन लोगों ने, तब ये श्रवण नदीम नाम होता था। लेकिन इनका ये कहना था कि यार श्रवण नदीम नाम से तो हिट नहीं हुए, तो अब नाम बदल कर देखते हैं। तो फिर वो आशिकी से, हाँ, तो उनका नदीम श्रवण नाम रह जी गया। अब आप देखिए, ये नदीम श्रवण का जो है ना, ये मामला इलाका फिल्म से 80 के दशक के अंत में वहां होता है। लेकिन उसके बाद आशिकी की जब हम बात करते हैं तो यहां रुक जाते हैं। अब यहां हम एक और देखें, जो 3 नए लोगों का उद्भव हुआ, 3 नए लोगों का, कयामत से कयामत तक से यहाँ पर आनंद मिलिंद वे उभरे। बिल्कुल हालांकि ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी पृष्ठभूमि में लाल दुपट्टा मलमल का, हाँ ठीक है ना, साहिल टी चड्ढा और सीरीज की विवर्ली फिल्म वाली, हाँ, तब टी जी सीरीज जी ने 3 फिल्में बनाई थी, वीडियो फिल्में, बिल्कुल लाल दुपट्टा हाँ मलमल का, जीना तेरी गली में, और आई मिलन की रात। ठीक है, तो लाल दुपट्टा मलमल का में आनंद मिलिंद को चांस दिया, जीना तेरी गली में चांस दिया था रावल को। जीना तेरी गली में वो रविंद्र रावल का गीत थे और संगीत था किसका, और राजेश रोशन का। और और एक तीसरी फिल्म थी, वो थी आई मिलन की रात, जिसमें मुन्ना अजीज का जी टाइटल सॉन्ग था, मोहम्मद अजीज का। अब आप देखिए, 90 के संगीत का जो मिठास के जो महारथी है ना, ये उनका उनका जो बीजारोपण है वो जी 80 के दशक के अंत में हुआ है, और वो किसके साये में हुआ है। आप इस बात को देखिए, मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा अनु मलिक का। अनु मलिक वो ठीक आदमी है जो हर दौर में, इस आदमी ने हिट संगीत दिया है, लेकिन हर दौर के हिसाब से दिया है। अब आप देखिए, जब कल्याण जी, आनंद जी का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दौर चल रहा था, तो अनु मलिक ने सोहनी महिवाल और एक जहां ने हम जैसी फिल्में दी, ठीक है ना, बिल्कुल पूनम जैसी फिल्म दी उस वक्त, उस दौर के हिसाब से। तो आप ये देखिए ना कि ये जो 90 के दशक के महारथी हैं, 3 सबसे बड़े, नदीम श्रवण, जतिन ललित और आनंद मिलिंद, 3 सबसे बड़े, इन जी सबसे बड़े तीनों का जो जो बीजारोपण हुआ ना, मैं मूल बात को यहां छेड़ना चाहता हूं, वो हुआ 80 के दशक के अंत में, और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी के साये में हुआ। यानी ये लोग जब आए मार्केट में, तो इन्होंने देखा कि अभी ये हिंदी सिनेमा का संगीत चल रहा है, तो इन्होंने वो संस्कार लिए। अब एक बात दूसरी है, देखिए क्या है रवि जी, ये जी लोग जो थे ना, इन लोगों में सबसे सीमित प्रतिभाशाली थे, वे थे नदीम श्रवण, सबसे सीमित। जी और इन लोगों में सबसे ज्यादा जो प्रतिभाशाली, जो मैं मानता हूं, जो लता जी के भी 10 टॉप संगीतकारों में शामिल हुए, दुर्भाग्य से भाई भाई अलग हो गए, जतिन ललित। बिल्कुल हाँ, और आनंद मिलिंद साहब को तो संस्कार ही चित्रगुप्त जी के मिले थे, जो उनके पिताजी बहुत बड़े संगीतकार, और मैं तो अगर हिंदी सिनेमा के टॉप 10 संगीतकार गिनूं तो उसमें चित्रगुप्त जी का नाम तो अवश्य आएगा। तो आप ये देखिए कि ये लोग म्यूजिक बैंक वाले लोग थे। आनंद मिलिंद के पास जी धुनों का म्यूजिक बैंक था। उन्होंने कयामत से कयामत तक के लिए म्यूजिक बैंक में से धुनें सुनाई थी। आप मूल चीज को पकड़िए कि मैंने क्यों कहा कि ये 90 का दशक का जो संगीत है, ये
था अपना द्वापर काल, और जबकि वो 50-60 आधा 70 जो है वो सतयुग था। वहां क्या था, वहां धुन बनाते तो थे, गीतकार को धुन देते थे कि ये धुन है, ट्यून है, इस पर बोल लिखो, लेकिन वो धुन फिल्म की थीम के हिसाब से बनती थी। ये अंतर देखिएगा, 50-60 और 70 के आधे तक में ज्यादातर वो जो धुन बनाते थे वो फिल्म की थीम के हिसाब से, मतलब वो जो सिचुएशन है उस, मगर यहाँ इन लोगों ने क्या किया, म्यूजिक बैंक बनाकर रखा हुआ था, धुनें सुनाते, प्रोड्यूसर को पसंद आती तो कहानी में फिट कर देते थे। एक तो ये अंतर आ गया सतयुग और द्वापर में, त्रेता को एक बार भूल जाइए, द्वापर में, है ना। दूसरा एक सबसे बड़ा और अंतर क्या आया, वो अंतर ये आया कि असल में हिंदी सिनेमा के संगीत के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा मास्टर जो विशेषज्ञ हैं वे जय किशन और प्यारेलाल जी, राजेश रोशन, अनु मलिक, ठीक है, उसके बाद जतिन ललित है, जतिन ललित। अब आप देखिए कि प्रेरणा वाला संगीत तो सबने रचा, लेकिन वो 90 वाला संगीत अब क्यों नहीं है, इस पर आने से पहले 90 वाले को समझना पड़ेगा। समझना, बिल्कुल ठीक बात। 90 वाले को नहीं समझेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि अब वैसा संगीत क्यों नहीं आ रहा। देखिए क्या है, नदीम श्रवण पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता था और वो सत्य भी था बहुत हद तक। इन्होंने पाकिस्तानी गाने, बल्कि इनके तो आलोचक थोड़ा सा इस भाषा में कहते हैं दुबई जाते हैं, पाकिस्तानी संगीत का कैसेट लाते हैं और यहाँ डाले, वो ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन मौलिक भी बहुत है। ऐसा भी नहीं है कि सारा मौलिक भी, अनु मलिक के यहाँ भी है, नकल प्रेरणा जो कहिए वो तो आर डी बर्मन वगैरह, शंकर जयकिशन सब में है, उन्होंने प्रेरणा ली, इन लोगों ने कॉपी कर दिया, ठीक है, ओके ओवर। अब लेकिन अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तेरे दर पे सनम चले आए हैं, हाँ, ये गाना कहा जाता है पाकिस्तान से नकल किया नदीम श्रवण ने, वहां ये गाना चलता भी है ऐसा, लेकिन यही गाना नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे शशि कपूर और नंदा जी की फिल्म का है, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, ये वहां से लिया गया है। अब वहां से पाकिस्तान वालों ले लिया, इन्होंने वहां, इन्हें पता ही नहीं था कि हमारे खुद के यहाँ उसका स्रोत है। तो आप ये, हाँ आप ये देखिए कि आनंद मिलिंद धुनों के मास्टर थे, ये उन पर लगता है कि इलिया राजा की धुनें उन्होंने ली, वो खैर बहुत लंबा अलग मैटर हो जाएगा, उन मौलिक भी बहुत दिया इन्होंने। आनंद मिलिंद का आप ट्रैक देखिए, आनंद मिलिंद का ट्रैक आर डी बर्मन टाइप ट्रैक था, मैं बोलचाल की भाषा में कहता हूं पनीर की सब्जी। आनंद मिलिंद का ट्रैक जो है ना, उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन जो है वो सीमित होता था, और नदीम श्रवण का जो म्यूजिक है वो अपने आप में विशुद्ध रूप से यूं कहिए कि आर डी बर्मन का ही ट्रैक, मतलब आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण में अंतर करना आपको बहुत कठिन हो जाएगा उनके गानों में। हाँ, अगर आपको नदीम श्रवण का जो वायलिन का सिग्नेचर म्यूजिक है, इंटरल्यूड और प्रील्यूड, अगर वो आप पकड़ेंगे नहीं तो आपको लगेगा एक ही है, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जूतों में पांव डाला जतिन ललित ने। तो जब ये लोग आए ना 80 के दशक के अंत में, तो यहाँ पर जिन लोगों का राज चलता था, एलपी का बहुत बड़ा नाम था साहब, बिल्कुल। आप, हाँ, आप अगर इधर कयामत से कयामत तक की बात करते हैं तो उधर एलपी ने मिस्टर इंडिया से तूफान मचा रखा था। आप इधर बात करते हैं तो फिर उन्होंने तेजाब रच दी थी। अब ध्यान रखिए, तेजाब का तो नाम ही था अ वायलेंट लव स्टोरी, एक हिंसात्मक प्रेम कथा। तो ये जो लोग आए, मैं इन तीनों पर विशेष जोर दे रहा हूं, हालांकि थोड़ा बाद में जाकर 90 के दशक में आदेश श्रीवास्तव ने अच्छा संगीत दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके संगीत की फिल्में चली नहीं। बागबान जरूर थोड़ा बहुत चली, हाँ, उसके अलावा सावन कुमार टाक के लिए उन्होंने सलमा पे दिल आ गया में कितने बढ़िया गाने बनाए। तो उनके पास भी संस्कार कौन थे, ये ध्यान दीजिएगा, आदेश श्रीवास्तव लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कैंप से शिक्षित थे। बिजुषा कल्याण जी आनंद जी के साथ होकर भी, उस कैंप में शिक्षित होकर भी वो उनकी स्टाइल का म्यूजिक नहीं था। तो आप देखिए कि मोहरा चल गई, 94 में मोहरा आई, चल गई, त्रिदेव आई, त्रिदेव में तो ओए ओए था बिजू शाह का, लेकिन स्वतंत्र रूप में बिजू शाह को, तो बिजू शाह के पास कल्याण जी आनंद जी के संस्कार सिर्फ एक गाने में दिखे, और वो था ना कजरे की धारणा मोतियों का हार। और वो भी मैं गलत फहमी दूर कर दूं, ये बिजू शाह की अपनी धुन है ही नहीं, ये कल्याण जी आनंद जी की धुन है। ये मेरे पास ओरिजिनल गाना पड़ा है जो मुकेश जी ने गाया हुआ है, जो पंकज उधास से गवाया है ना, हाँ, ये मुकेश जी ने कल्याण जी आनंद जी के लिए गाया हुआ है। तो ये गाना वहां से लिया है, तो ये धुन भी बिजू शाह की नहीं है, ये धुन भी बिजू शाह की नहीं हुई ना, ये धुन किसकी है, ये तो कल्याण जी आनंद जी की है। अच्छा, उसके बाद आप विश्वात्मा की बात करते हैं वगैरह, तो बिजू शाह का जादू कहाँ चला,
क्योंकि बिजू शाह के पास में कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक के संस्कार म्यूजिक में नहीं थे, भले ही वो उनके साथ रहे लेकिन म्यूजिक में नहीं आए। मगर जतिन ललित को आप देखिए, इनके जो नोटेशन है ऑर्केस्ट्राइजेशन में वो अद्भुत है भाई। देखिए नदीम श्रवण के यहाँ तो श्याम सुरेंद्र कह सकते हैं, जो बाद में अलग हो गए, सलामी माशूक वगैरह में संगीत दिया कि साहब हम ही रीढ़ की हड्डी थे नदीम श्रवण की, हमारे बाद वो गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर दो बातों का ध्यान, उन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए म्यूजिक बैंक वाले लोग नहीं चले। 90 के दशक में जो मिठास आपको दिल में बेटा में दिखाई देगी, फिर राजा में जाकर उन्हें बदल क्यों दिया गया नदीम श्रवण से? आप देखिए ना, दिल और बेटा में इंद्र कुमार और इनके मित्र के साथ में अशोक ठाकरिया के साथ में जो इतना देते हैं, इतना हिट देते हैं कि एल्बम का हर गाना सुपरहिट है, दिल का और जी बेटा का, बेटा है ना, हर सुपरहिट है। लेकिन फिर राजा में आते ही वो एक ही गाने, ये दो गाने, आकिया मिलाऊं और एक दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, दो ही गानों पर सिमट क्यों गए? और वो जब वापस मन पर आते हैं तो नदीम श्रवण के बेटे को लेते हैं तो उनमें वो संस्कार ही नहीं है, तो वो फिर पिट क्यों जाते हैं? असल में क्या है कि वो जो संगीत था ना, उस संगीत की खूबसूरती कहाँ थी 90 के, अब मैं 90 में घुस गया हूं। 90 के संगीत की खूबसूरती ये थी कि एक तो आपको वहां से खिलाड़ी से ही, बल्कि यारा दिलदारा से जतिन ललित की एंट्री हो जाती है। यारा दिलदारा फिल्म पहली अच्छी हिट फिल्म थी जतिन ललित की। आप देखिए ना कितना खूबसूरत, आप जतिन ललित के गानों को जब सुनते हैं, मतलब जो आम श्रोता है वो गाने सुनने के गाने। जतिन ललित के यहाँ पर क्या था कि आपको एलपी की तरह, एलपी क्या करते थे, एलपी धुन बनाते थे। धुन बनाते मतलब मूर्ति बनाई है, फिर उस धुन पर वो बोल लिखवाते या बोल के हिसाब से धुन बना लेते, वो मूर्ति हो गई। एक महिला की मूर्ति, ठीक है, दुल्हन की मूर्ति, लेकिन वो महिला की मूर्ति है, उसे दुल्हन तो वो अपने संगीत से सजाते थे, ऑर्केस्ट्राइजेशन से उसे दुल्हन, और इतनी खूबसूरत दुल्हन बनाते थे कि आप आज भी ताक धिना दिन धिनक दिन का ये होते ही ए जी ओ जी लो जी लो जी लोगों के पांव थिरकने लगते हैं। अब आप इस गाने को इस ए जी ओ जी के बिना सोच कर देखिए, साधारण शब्द है ईलू ईलू, बहुत साधारण शब्द है ईलू ईलू, लेकिन आप ये देखिए कि इतने साधारण शब्दों में, इतने साधारण शब्दों में वो जो म्यूजिक दिया है वो कितना जानदार है। सही तो जतिन ललित के यहां पर जो मामला है ना, तो इसलिए जतिन ललित खूब चले। आप देखिए ना, आप एक बात देखिए कि एक वक्त में बिना का गीत माला में जो बाद में शिबा का हो गई, उसमें 32-34 में से 15-15 12-12 गाने सिर्फ एलपी के होते थे। वो बाद में खैर वो बंद हो गई थोड़ा सा चल के, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो जतिन ललित, आप एक इस बात को ये भी देखिए कि जतिन ललित ने जो म्यूजिक रचा था ना, उससे ज्यादा सफल म्यूजिक नदीम श्रवण का हुआ, संख्यात्मक रूप से। देखिए ये मानना पड़ेगा, नदीम श्रवण ने अपनी सीमित रेंज को काम बहुत लिया था। नदीम श्रवण के यहाँ क्या था, नदीम श्रवण ने जो सबसे बड़ा काम अपनाया वो अपनाया था कि अपनी सीमित प्रतिभा पर उन्होंने जो खड़ा किया, एक तो उनकी सिग्नेचर ट्यून बन गई, सिग्नेचर म्यूजिक बन गया वायलिन वाला। मैं तो सुन के बता दूं कि नदीम श्रवण का गाना है, लेकिन उस पर यह भी दीजिए, उनका हर ट्रैक जो है, उस ट्रैक में उन्होंने ज्यादा प्रयोगवाद नहीं किया, उन्होंने ये देखा कि दर्शक को क्या चाहिए। तो आप देखिए, आप राज फिल्म का गाना अगर सुनेंगे, बड़ी उदास है जिंदगी कोई तो साथी चाहिए, राज वाला है ना। अब ये जो गाना आपको, ये गाना गोविंदा की फिल्म जब आती है और शिकारी फिल्म जब आती है और बड़ी खूबसूरत गजल लिख रहा हूं तुम्हें देखकर आजकल, वो जब आते हैं, हाँ मैंने भी प्यार किया हमें कि जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे। अब यह आलाप देखिए, ये आलाप आपको 60 और 70 के दशक में ले जाता है, वहां जो कुमार शानू का आलाप है। तो नदीम श्रवण ने वहां क्या किया, वहां उन्होंने मेहनत की कि जो गाना है उस गाने की, वो म्यूजिक बैंक से शुरू कर, म्यूजिक बैंक तो उनका था, आनंद मिलिंद का था, इनका कम था, इनका आशिकी में म्यूजिक बैंक था। मित्रों को पता ही होगा कि आशिकी में तो म्यूजिक बैंक के गाने चुने, फिर गानों पर कहानी डाली गई, गानों में फिर फिल्म खड़ी। हाँ, वो तो गानों में कहानी थी, तो वो म्यूजिक बैंक था। लेकिन उसके बाद में इन लोगों ने म्यूजिक बैंक का सहारा छोड़ा,
तो ये लंबी पारी खेले। और जतिन ललित ने तो कभी म्यूजिक बैंक का सहारा ही नहीं लिया, वो बहुत लंबी पारी खेले। लेकिन आनंद बिलिंग को आप देखिए कि 90 के मध्य तक आते आते उसके बाद में उनके सितारे निकल लिए। अब यहाँ पर आप एक आदमी पर गौर करेंगे, बहुत जरूरी, आप उस आदमी को भुला नहीं पाएंगे। उस आदमी ने जिंदगी में 4 पारियां खेली है, वो है अनु मलिक। हिंदुस्तान की पहली सैटेलाइट फिल्म थी जी टीवी की, फिर तेरी कहानी याद आई, महेश भट्ट की कहते हैं आत्मकथा। बहुत प्यारा म्यूजिक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आप देखिए उसमें खतील शिफाई वगैरह पाकिस्तानी शायरों को लेकर इन्होंने संगीत रचा। लेकिन आप देखिए ना कि अनु मलिक ने 90 के दशक में 90 के दशक का संगीत देना शुरू कर दिया। मतलब जो आदमी सोहनी महिवाल में बोल तो मीठे बोल सोनिए, जो आदमी वहां से आता है, आपको 90 के दशक में आपको तेरे दर पे सनम चले आए हैं, फिर सर फिल्म में देखिए आज हमने दिल का हर किस्सा, ये उजली चांदनी जब हसरतों को झिलमिलाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर अनु मलिक एक और 90 के दशक का 3 जोड़ियों के अलावा एक और आदमी यहाँ एंट्री मारता है, और एंट्री यानी फिर से दूसरी बार एंट्री, और वो आदमी जो है दिखाता है कि उस आदमी के पास बाजीगर की रेंज है, उस आदमी के पास मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की रेंज है। वो आदमी विजय पथ में आता है तो राहों में उनसे मुलाकात होगी। तो अनु मलिक ने भी यहाँ क्या किया 90 के, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा फिर वही बात है, अनु मलिक में संस्कार 70 के दशक में, 77 में जब उन्होंने फिल्म डाली थी वो मोहन चोटी की फिल्म, ठीक है, तो वो डाकू हसीना, तो वहां से वो संस्कार वो हैं। या एक भी ऐसा संगीतकार पैदा नहीं हुआ जो उन संस्कारों वाला नहीं है, इसलिए इनके यहाँ म्यूजिक भारी होता था, भारी भरकम। वही अनु मलिक आपको 90 के दशक का टॉप क्लास एल्बम देते हैं बॉर्डर के रूप में। अब आप देखिए ना, तो चलूं वो भी है, मेरे भाई मेरे दुश्मन हमसाए भी है, और सर्वप्रिय संदेश आते हैं। ये कौन है? ये 90 के दशक का संगीत है साहब, जो म्यूजिक बैंक का नहीं हो सकता। इस गाने का म्यूजिक या म्यूजिक बैंक का हो सकता है। अब आप यहाँ पर 2 और लोगों पर गौर कीजिए जिन्होंने अपना ट्रैक 90 में घुसते ही बदला, राजेश रोशन और बप्पी लाहिड़ी। मैं ये बताना चाहता हूं कि 50-60 के दशक में हमारे यहाँ 1.5 दर्जन से ज्यादा बड़े संगीतकार थे। 70 में वो जाकर 5-6 संगीतकार हो गए, जो 70 और 80 में एक आध और कम हो गया बड़े संगीतकार। लेकिन 90 में भी हमारे पास में 4-5-6 संगीतकार बड़े थे, बड़े। तो उनमें फिर आप राजेश रोशन को देखिए, वे राजेश रोशन क्या करते हैं, खुदगर्ज खून भरी मांग से कोयला पिटती है, अच्छा देते हैं। लेकिन करण अर्जुन से फिर वो एक जलजला खड़ा करते हैं साहब। वो जलजला आपको 2000 में आकर कहो ना प्यार है में दिखता है। कहो ना प्यार है में ट्रैक बदल लिया उन्होंने, 2000 में घुसते उन्होंने भी ट्रैक बदल। लेकिन पूरे 90 के दशक में आप देखिए, किशन कन्हैया हो या किंग अंकल हो या दूसरी फिल्में हो, अच्छा, और आप बप्पी लाहिड़ी को देखिए, तम्मा तम्मा वाला आदमी, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जुम्मा चुम्मा दे दे और तम्मा तम्मा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनमें ऐसे कोई नकल वाली बात मुझे भी नहीं दिखी। वो शुरू में सिर्फ इतना सा टुकड़ा दिया, बाकी सबका अपना अपना क्रिएशन था। अब आप देखिए ना, क्रिएशन क्या चीज है। क्रिएशन है कि बप्पी लाहिड़ी जो 80 के दशक में हिंसात्मक नफरत की आंधी जैसी फिल्में, गुरु जैसी फिल्मों में वो संगीत देते हैं, है ना, हथकड़ी है, तो लेकिन 90 के दशक में जब वही बप्पी लाहिड़ी घुसते हैं तो फिर वे आज का अर्जुन जैसा संगीत रचते हैं। लाल बादशाह अमिताभ बच्चन की औपचारिक रूप से हीरो के रूप में आखिरी फिल्म थी, रोमांटिक हीरो, लेकिन आखिरी सुपरहिट फिल्म स्वरूप में आज का अर्जुन थी। वही बप्पी लाहिड़ी जब आते हैं तो आप दलाल का म्यूजिक देखिए, ओए मैंने चोरी चोरी, क्या गाना है। लोटन कबूतर तो खैर वो अलग तरह से चल गया, लेकिन ये गाने देखिए, जिंदगी एक जुआ में देखिए उनका, तो वो। अब आप 90 के दशक में देखिए कि पुराने एलपी, कल्याण जी आनंद जी धीमे हो गए थे, लेकिन एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, बप्पी लाहिड़ी, अनु मलिक, ये 4 पुराने और 3 जोड़ियां नई। और यहाँ पर ये दिल लगी से एंट्री मार लेते हैं दिलीप सेन, समीर सेन। YSR की फिल्म थी, YR यशराज फिल्म की फिल्म थी वो, है ना, YRF की ये दिल लगी, और आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म थी वो। तो अब वहां से आपके ओले ओले वाले गाने से, लेकिन ओले ओले से ज्यादा लगी लगी ये दिल लगी, कैसी ये दिल की लगी, वो जो अभिजीत कुमार सानू और ये जो टाइटल सॉन्ग था। लेकिन इन्हें ज्यादा अवसर मिले नहीं,
ठीक है, ये सर्दी खांसी लवेरिया हुआ मलेरिया हुआ वहां तक रह गए, क्योंकि असल में क्या है, दिलीप सेन समीर सेन जो है ना, देखिए वैसे थे दिलीप सेन शंभू सेन जी के बेटे और समीर सेन शंभू सेन के पोते, तो शिक्षा तो शास्त्रीय संगीत की उन्होंने वहां से पाई, उनके शंभू सेन के पिता जमाल सेन, तो 3 पीढ़ी का, लेकिन वो उनके जैसे बीजू शाह के था, वो बर्ताव में उनकी म्यूजिक में वो संस्कार नहीं है, तो दिलीप सेन समीर सेन ज्यादा नहीं चल सके। तो 90 के दशक में ये जो 7 झंडा बरदार थे, इन लोगों में जो स्वस्थ परंपरा थी, इसमें कई अस्वस्थ भाव भी आए। जी तो जी जो स्वस्थ परंपरा थी ना, उस स्वस्थ परंपरा के हिसाब से इन लोगों ने, किसी ने धुन पर संगीत बनाया, गाने लिखवाए, किसी ने गानों पर वो किए, किसी ने म्यूजिक बैंक लिया, किसी ने सिचुएशनल सॉन्ग पैदा किए, लेकिन खास बात ये थी कि इन लोगों के पास सृजन के विविध आयाम थे। आपको अगर म्यूजिकल ऑर्केस्ट्राइजेशन का तामझाम चाहिए तो आप जतिन ललित को सुनिए, लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए, जतिन ललित जब प्रकाश झा जैसे आदमी के साथ आ जाते हैं ना, हम्म। तो फिर वे वो गाना रचते हैं जो अलका याग्निक का मैं समझता हूँ करियर का सबसे लज्जा। बढ़िया गाना है। और वो गाना जी। काजोल और अजय देवगन की फिल्म आई थी ना प्रकाश झा के साथ में, तो प्यार के अच्छा, लिए हाँ दो हाँ चार पल कम न थे, कहीं तुम नहीं थे हाँ कहीं हम हाँ, नहीं थे, है ना, ये दिल क्या करे, वो जो फिल्म थी, बिल्कुल। है ना। तो ये अब मैं 1 मिनट बाद फिर आपको ओवर टू यू कहूंगा, जी जी लेकिन जी 1 मिनट जी। में एक और कहूं कि ये जो 90 के दशक का राज है, ये राज छुपा है कि ये लोग 70 और 80 के दशक में जो संगीत के संस्कार लेकर आए थे, इनके ऑर्केस्ट्राइजेशन में, इनकी धुनों में वो सब चीजें झलकती थी। इसीलिए आप देखिए कि करण जौहर के यहाँ एकमात्र गाना लता जी ने गाया है, मोहब्बत जी क्षमा कीजिएगा, इसमें कभी खुशी कभी गम में, और वो क्या है, टाइटल सॉन्ग मेरी सांसों में तू है समाया, और उस फिल्म का सबसे बढ़िया गाना है। और आप देखिए कि इसी फिल्म से संदेश शांडिल्य के चक्कर में जतिन ललित का अलगाव होता है करण जौहर से, होता है ना, सूरज हुआ बिल्कुल बिल्कुल। मध्यम वाले गाने के कारण होता जी है। जी जी। तो वो ऐसा होता है कि जतिन ललित भी हमेशा के लिए जोड़ी टूट जाती है, थोड़े समय बाद में, 2-1 साल में, और फिर वो कभी म्यूजिक अच्छा नहीं दे पाते हैं, और करण जौहर के यहाँ मीठा संगीत खत्म ही हो जाता है। उनकी फिल्मों उसके बाद से मीठा संगीत नहीं है। तो 90 के दशक के पीछे संस्कार 70 और 80 के दशक के संगीत के उन संगीतकारों ने दिया है, वो उसके बाद नहीं है। ओवर टू यू। देखो, आपने एक तरीके से पूरी मुकम्मल तस्वीर खींच दी है जो हिंदी सिनेमा का 90 के दशक का संगीत रहा है, और जो भी हिंदी सिनेमा में या जो नई भाषा में कहें तो बॉलीवुड की परंपरा में जो म्यूजिक आ रहा था, उसको 90s में जिन्होंने आगे बढ़ाया या जिन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई, बहुत मेलोडियस म्यूजिक दिया, इसमें मैं सिर्फ एक नाम जोड़ना चाहूंगा। मतलब आपका पूरा मामला जो मुकम्मल है, ये सारे हिंदी सिनेमा से आ रहे थे, हिंदी से आ रहे आप ए थे। आर एक नाम रहमान को इसमें छोड़े, साउथ से आया था, मैं ए आर रहमान की बात कर रहा मैं हूँ। और जानबूझकर रहमान छोड़ का दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल हमने उन पर बहुत विस्तार से सारा एनालिसिस किया था, लेकिन मतलब फिर भी जैसे रोजा है, दिल से है, एक और फिल्म थी उनकी, कौन सी थी, हाँ, बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे, और सबसे लास्ट में ताल, वो तो सबसे प्यारा एल्बम है उनका। तो एक गुरु भी थोड़ा सा आई, मतलब अगर गुरु आप, भी आई। हाँ हाँ गुरु भी बिल्कुल। आई, लेकिन बिल्कुल। हम अगर रिकॉर्ड दुरुस्त करते हैं तो उसमें हम रहमान को भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मिस उनका नहीं एक कर अपना सकते। असर है, उनकी अपनी एक जगह है अलग तरह का। भले ही उसमें हम बहुत सारी चीजें हम बात कर चुके हैं उस बारे में, दर्शक उस एपिसोड को देख नहीं, अभी सकते हैं, भी कर लेते हैं। अभी भी कर लेते हैं, हाँ। तो देखिए लेकिन फिर ऐसा भी है। उन्होंने जैसे रोजा का गाना, हाँ बॉम्बे के हाँ गाने आप देखिए, हाँ। और दिल से में भी, और हम्म। ताल तो पूरा ही एल्बम जो है उनका बहुत प्यारा सा है। नहीं, तो यहाँ देखिए 2-3 रहमान चीजें उसमें, हैं। हाँ जी जी। रवि जी, ये 2-3 चीजें हैं, अब प्लीज आप पहले पूरा कर लीजिए। हाँ मतलब वही कि मतलब अच्छा ये ठीक जितने ठीक। संगीतकारों के आपने नाम लिए, ये शास्त्रीय बिल्कुल परंपरा से आ रहे थे, लेकिन एक आदमी बिल्कुल। साउथ से आता है, ये। तो 2-3 चीजें जी, यहाँ पर देखिए, ऐसा है कि सदमा फिल्म से इलिया राजा आए थे, ठीक है, बिल्कुल आए, हाँ। इलिया राजा आए थे 80 के दशक में, और गुलजार साहब के साथ ए जिंदगी गले लगा ले, अच्छा गाना हाँ, दिया, बिल्कुल। लेकिन वो हिंदी सिनेमा के संगीत का मिजाज का गाना नहीं था, वो एल्बम नहीं था। नहीं। जी जी। हिंदी हिंदी फिल्म संगीत जो है ना रवि जी, उसकी हम्म। तबीयत एक अलग है, वो एक अलग चीज है।
कोई भी आदमी आकर सिर्फ म्यूजिक दे जाए ऐसे तो उसको हम, आप देखिए ये इन्होंने एमएम क्रीम ने भी दिया था, तुम हाँ मिले बिल्कुल दिल दिया। खिले जीने को और जी क्या जी चाहिए, लेकिन ठीक है गाना ये भी चल गया, मगर सुर फिल्म में भी दिया था, है ना। जी। लेकिन ये हिंदी फिल्म संगीत की तासीर नहीं है, तासीर नहीं है। पहले तो ये हाँ देखिए, बिल्कुल। जी देखिए जी क्या होता है, हाँ, इस बात को यूं समझे कि किसी भाषा में संगीत दे देना एक और बात है, और उस भाषा के संगीत का मिजाज पकड़कर संगीत देना वो दूसरी बात है। रोजा हिंदी संगीत नहीं था, वो डब्ड फिल्म थी, और जी मिश्रा जी ने तमिल धुनों पर, तमिल गानों पर हिंदी के बोल फिट किए थे। हिट रहा बिल्कुल वो एल्बम, बिल्कुल सही है, लेकिन वो हिंदी फिल्म संगीत नहीं था, हिंदी फिल्म ही नहीं थी, तो उसे बाहर कर दूं। बॉम्बे ठीक है। 2 भाषाओं में बनी, लेकिन आप देखिए मैं जो एक बात हमेशा से कहता आया हूं वही कह रहा हूं, वो ये कि ए आर रहमान को हिंदी सिनेमा के संगीत की समझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है। बिल्कुल। इस बात को मैं 2 जगह तुलना करके बताना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जी देखिए पहली बात तो ये है कि बॉर्डर फिल्म का सुहाग रात का गाना, ए हाँ जाते हुए बिल्कुल लम्हों, आप बिल्कुल। सोचिए उस दौर में रूप कुमार राठौड़ से गवाने की सोच कौन सकता था। गुमराह फिल्म में मैं तेरा आशिक हम्म। हूं, इश्क करना चाहता हूं, संजय दत्त और श्रीदेवी वाली, महेश भट्ट की फिल्म, करण जौहर के पिताजी यश जौहर की बनाई फिल्म गुमराह, मॉरिशस में शूट हुई, जी उसमें रूप कुमार राठौड़ का गाना था। उसके बाद रूप कुमार राठौड़ से गवाया जाए ये सोच कौन सकता था, लेकिन अनु मलिक ने सोचकर, आप देखिए वो सुहागरात का गाना है, कहीं भद्दा दिखा, बिल्कुल। अश्लील दिखा, कहीं नहीं देखा। शब्द कितने प्यारे हैं, और धुन ऐसी है कि सुहाग रात का जो एक रोमांटिक गंभीरता में कहीं खेद आ जाता है ना, ये तो बिल्कुल कहीं अश्लील नहीं लगा। पूरे परिवार के साथ देखिए और आप वो दर्द महसूस करते हो जो उस गाने में है। सही है। लेकिन ए आर रहमान ने बॉम्बे में एक हो गए हम और तुम जैसा फूहड़ गाना रचा है उसी सिचुएशन में, बिल्कुल। और इतना फूहड़ है कि इस सिचुएशन का हिंदी सिनेमा का सबसे फूहड़ गाना यही है। अब इसी से समझ आ जाता है कि आपको हिंदी सिनेमा की संगीत की समझ ही नहीं है। एक बात, ए आर रहमान सही है। म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, दोनों में अंतर समझिए। आप देखिए बॉम्बे में थीम जो म्यूजिक है, थीम जी म्यूजिक, मैंने तो सिर्फ अपने स्टेज के 2 एक नाटकों में काम लिया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो तो बतौर म्यूजिशियन हो गए, हम बतौर संगीतकार बात कर रहे हैं। तो इसलिए बॉम्बे को मैं खारिज करता हूँ, ठीक है? बॉम्बे में तेरे ठीक। मेरे सपने में खारिज करता हूँ, तेरे मेरे सपने में एक गाना थोड़ा बहुत चला था, रहा सवाल ताल का। आप हिंदी सिनेमा में संगीत की जब भी ए आर रहमान की बात करेंगे तो ताल पर ताल मिलानी आपको बहुत जरूरी हो जाएगी, ताल से ताल मिला। लेकिन साहब ठीक। ताल का संगीत तो सुखविंदर सिंह ने बनाया था, ताल का सारा हाँ संगीत जो है वो बिल्कुल। तो सुखविंदर ने बनाया था। और सुखविंदर सिंह को रुकिए, संस्कार कौन से मिले हैं? सैलाब फिल्म से, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के वहां से इनको सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी ने शायद लुधियाना या जालंधर में कहीं सुना था। तो उसके बाद में एक ओके। फिल्म थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ 80 के दशक में, तो वो लक्ष्मीकांत जी ने इन्हें बुला करके गवाया, और ये उस ट्रेंड से निकले आदमी है। तो ताल, अच्छा उसमें तो बाकायदा आता है स्पेशल क्रेडिट गोज टू सुखविंदर सिंह, और जानने वाले बेहतर जानते हैं कि पूरी फिल्म का म्यूजिक जो है, और इसी कारण से जब सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म का म्यूजिक दिया ए आर रहमान को, तो ए आर रहमान को दिया, तो उसके बाद में आप देखिए वो गए वहां, और वो प्रकरण मैं जल्दी जल्दी दोहरा दूं लेकिन दोहराना बहुत जी जी जरूरी जी है। नहीं नहीं तो ठीक है। तो हाँ तो तो अच्छा, ए आर रहमान अपने घर में बुलाते सबको, चेन्नई में अपने स्टूडियो में, तो वहाँ सुभाष गए वो तो तो उन्होंने वो ही अपने हाँ। सहायक को बुलाया, अरे यार वो इनकी धुन बता रहे, तो चौंके ये, मैं तो आपको एल्बम दिया था, फिल्म थी संगीत के लिए, ये धुने बोले आपको क्या फर्क पड़ता है, मेरा माली बनाए रसोईया बनाए, नाम तो मेरा ही जाएगा। तो ये वास्तविकता है। हमारे मित्र ने जो लिखा ना कि वंदे मातरम जी राष्ट्रगान, वास्तव में बहुत बुरा बिल्कुल। गया। पहली बात तो गाने लायक ए आर रहमान की आवाज नहीं है, और ये माँ तुझे सलाम करके म्यूजिक बुरी तरह भर दिया, शोर शराबा, मिठास नहीं है ये राष्ट्रगान की, और माँ तुझे सलाम जैसे देश को सलामी बिल्कुल। देने, वंदन प्रणाम करने जैसा मिठास है ही नहीं भाई इसमें।
अब ताल की तो मैंने खाल खींच ली है, अब आप आगे। जी जी अब गुरु की बात करते हैं। मैं जी हमेशा जो कहता हूं वही बात गुरु फिल्म में सिद्ध कर दी कि ये प्राइवेट एल्बम के लायक हैं। जी आर रहमान रवि जी प्राइवेट एल्बम के लायक हैं, ये हिंदी फिल्म संगीत के लायक नहीं। कैसे? अब आप देखिए, मेघ बरसो रे मेघा मेघा, अब उस गाने को फिल्म से काट दीजिए भले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दम कोई मारो दम, क्या था ये गाना, एक गाना था ना जैसा वो हाँ दम रहमानी मस्त दम गाना। मस्त। जी अब जी ऐसा अगर अब बेचारे को पता ही नहीं कि सिचुएशन क्या है, अरे हालत, ये बंदा कव्वाली बनाना नहीं जानता यार। वो कौन सी फिल्म थी, वो जोधा अकबर में कव्वाली का कचरा कर दिया इस आदमी को पता ही। मैं कह रहा हूं ना, हिंदी सिनेमा का संगीत उसकी समझ नहीं है रहमान को। आप रहमान की कोई फिल्म उठाइए, अब दिल से आप मुझे बताइए कि ठीक है, वो चल छैया छैया तो तेरे इश्क ने लड़ाया नचाया करके ताता थैया, वो तो गुलजार साहब ने बता दिया, पंजाबी गाने को उठा के इन्होंने डाला है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि चल छैया छैया में डांस है, डांस में ड्रेस है पारंपरिक, और इधर ड्रम बजाए हुए हैं। अरे भाई, कम से कम आर डी बर्मन की म्यूजिक की नकल करके ट्रेन की आवाज तो निकाल लेते। आपको पता होगा ना कि 94 में, बिल्कुल 4 जनवरी 94 को आर डी बर्मन साहब का जब देहांत हुआ, तो 95 में आर डी बर्मन के नाम से नवोदित संगीतकार एक फिल्म फेयर पुरस्कार शुरू हो, पहला ए आर रहमान को ही मिला। तो भाई अपने आर डी बर्मन साहब को ही कॉपी कर लेते यार, ढंग का बना लेते। उसके बाद दिल शेरे जो है खुद ही गा लिया, अब वो ऐसा लगता है प्राइवेट एल्बम का गाना है। ठीक है, अब आप बताइए ना कि रहमान का ऐसा कौन सा एल्बम है, कौन सी फिल्म का म्यूजिक है जिसमें हिंदी सिनेमा की तासीर है। मैं इस शब्द पर जोर इसलिए दे रहा हूं बिल्कुल कि राजेश रोशन ने जब इस हिंदी सिनेमा के संगीत की तासीर छोड़ी तो बाहर हो गए। उसके बाद से उनकी फिल्में असफल हो रही है लाइन से। आप देख लीजिए ना, कहो ने प्यारे के बाद में राजेश रोशन का संगीत का बिल्कुल शायद एक आध गाना हिट हुआ, बाकी आज तक पिछले 23-24 सालों से फ्लॉप होकर घर बैठे हैं। अनु मलिक ने जब वो तासीर छोड़ी तो उसके बाद में एक गाना सिर्फ वो जो कौन सी दम लगा के आयशा में तुमसे मिलके, ऐसा जो कुमार सानू का, बस उसके अलावा उनका कोई हिट नहीं आया। जब हिमेश रेशमिया ने वो तासीर छोड़ी तो आप देख लीजिए उसके बाद वो घर बैठ गए। वो गाना हिट तो हो गया, आशिक बनाया आपने, फिर एक बार आजा आजा, लेकिन वो हिंदी सिनेमा की तासीर के गाने नहीं थे। अब आप इस बात को यूं देखिए कि जतिन ललित की जोड़ी टूटी, जी नदीम श्रवण 98 में नदीम भाग गए उस कत्ल के उस मामले में, जी वहां जी बाहर विदेश। तो उसके बाद से दो हाँ तीन साल, हाँ 2-3 साल जो है, हालांकि मैं उस पर भी आऊंगा, आप वो बात मुझे याद जी दिलाई है, मैं गुलशन कुमार वाली जी बात करना चाहूंगा। जी जी तो बिल्कुल हाँ उसके बाद श्रवण कहते मैं फोन पे उनसे पूछता हूँ वगैरह वगैरह, खैर वो छोड़िए। और बाद में इनके बेटों ने जो है, संजीव दर्शन ने मन और एक आध फिल्म में, तो वैसा अब ये पिता के ही म्यूजिक बैंक के जो धुनें काम में ले ली, लेकिन वो मैंने कहा ना, म्यूजिक बैंक की धुनों का मामला कभी चला ही नहीं, नहीं थोड़े बहुत आनंद मिलिल के अलावा। तो संजीव दर्शन भी घर बैठ गए और नदीम श्रवण भी घर बैठ गए। इधर आनंद मिलिंद वैसे ही चले गए थे। अब जो उसके बाद 90 के दशक के बाद जो संगीतकार पनपना आरंभ हुए ना, देखिए आदेश श्रीवास्तव की एक आध फिल्म आई, फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक बप्पी लाहिड़ी का वहां से पतन आरंभ हो गया था। बप्पी लाहिड़ी की तो धुन को रही कि अच्छा, विशाल शेखर जैसों को मैं हिंदी सिनेमा पर मानता हूं कि सिर्फ बोझ और कुछ नहीं है, इनके यहाँ मिठा जैसा कुछ ठीक नहीं, शोर शराबा और कुछ नहीं है। नहीं मैं हाँ इन्हें मानता ही नहीं। हाँ, एक एल्बम जरूर अच्छा दिया था, वो दिया था सलीम सुलेमान ने, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, साजिद वाजिद ने एक आध एल्बम ठीक ठाक दिए। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा, इनमें से कोई भी, वो जो एलपी कल्याण जी आनंद जी की परंपरा जो है नहीं ना, जो हिंदी बिल्कुल सिनेमा का संगीत, उसमें वो ट्रेनिंग वाले नहीं है, ये वो संस्कार वाले नहीं। मैं दूसरे शब्दों में, इनमें वो बिल्कुल संस्कार ही नहीं थे कि जो आपको आम का पेड़ बनाते, ये गमले में उगे हुए पेड़ हैं ये सारे। अब आप देखिए ना, हद तो यहां हो जाती है कि उत्तम सिंह जो आपको 2000 में गदर फिल्म का संगीत देते हैं, आप उसके बाद में उनका क्या हल करते हैं? घर बिठा देते हैं। राम घर बैठ लक्ष्मण जो बिल्कुल आप, हाँ राम लक्ष्मण जो आपको बड़ी बड़ी फिल्में देते हैं, आप उन्हें घर बिठा देते हैं। और उसके बाद कौन आ जाते हैं? हिमेश रेशमिया, जो अपना तेरे नाम वाला ट्रैक छोड़ चुके थे। राजेश रोशन पिट चुके, बप्पी लाहिड़ी पिट चुके, और उन 3 जोड़ियों नदीम श्रवण, जतिन ललित और आनंद मिलिंद की बात मैं कर चुका हूं। अब ये शून्य आया ना, इस शून्य में कौन लोग आ गए? अब हालत ये है कि एक एक फिल्म में 2-2 नहीं 5-5, अरे वो
किक फिल्म में तो कितने थे, 4-5 संगीतकार, जहां देखो 4-4। तो संगीत का कचरा यहाँ से एक तो क्या है, देखिए 90 के दशक की बात है। 90 के दशक का जो सबसे टॉप क्लास मामला था ना, वो था एक तिकड़ी, और वो तिकड़ी थी अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, और मेरे सबसे पसंदीदा, क्षमा कीजिए, अलका याग्निक, उदित नारायण, और मेरे सबसे पसंदीदा गायक कुमार सानू। मैं अनुराधा पौडवाल को यहाँ वो टी सीरीज वाले जिक्र में वहां बात करूंगा, इसलिए अभी मैं एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ वहां बताऊंगा। ये इन लोगों का जो जादू था ना, वो जादू आप देखिए ना, 2000 आरंभ होते 2001-2 में जाकर ये जादू कहां मर गया, क्योंकि वो संगीत मर गया। भाई ये लोग तो बनाते तो नहीं थे ना गाना, गाते थे, वो संगीत। अच्छा, वो संगीत क्यों मर गया, कि वो संगीतकार मार्केट से बाहर हो गए। अब जो आए वो लोग इन्हें हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि जो संगीतकार के नाम पर पनपे, मतलब हालत तो ये हो जाती है कि हालत तो हो जाती है, मैं किस किस का नाम लूं, मुझे तो इतने ओछे और पोचे नाम है कि नाम भी याद नहीं आ रहे इन लोगों के संगीतकार के रूप में। एक लेख दे के लक्ष्मीकांत जी के भतीजे मिठुन का नाम याद आता है, और वो भी लक्ष्मीकांत जी के स्कूल का विद्यार्थी नहीं है, भले चाहे उनका भतीजा हो, लेकिन उस स्कूल का विद्यार्थी वो मोंटी आया, लक्ष्मीकांत जी का भतीजा, क्षमा कीजिए, प्यारेलाल जी के भतीजा है ये मोंटी भी, और मिठुन भी प्यारेलाल जी का भतीजा है। तो मोंटी आया, वो किसमें आया, सांवरिया में, मोंटी शर्मा, ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मीकांत जी के म्यूजिक के घराने का शिष्य नहीं है ना, रिश्तेदार है, वो नहीं है। अब आप बताइए कि हालत ये हो जाती है कि विशाल भारद्वाज थोड़ा बहुत रचते, लेकिन वे मूल रूप से उस संस्कारों वाले संगीतकार नहीं है, तो वो बीड़ी जला लेते हैं जिगर से। ये आइटम सॉन्ग तो चल गया, लेकिन हिंदी सिनेमा का वो मिठास कहाँ है, मुझे तो मिठास शब्द लाइए, वो मिठास कहाँ है। 90 के संगीत को लोग तरसते हैं, उस म्यूजिक की धुनों की मिठास। देखिए 90 के दशक में बोल कोई बहुत महान नहीं थे, समीर ने चलताऊ गाने लिखे हैं, समीर के साथ रानी मलिक ने चलताऊ लिखे हैं, जिस किसी का हाथ जिस किसी ने चलाया चलताऊ, समीर ने बीच बीच में क्वालिटी दी है, लेकिन आम आदमी को टच करते अच्छे गाने लिखे हैं। तो अब वो 90 के दशक में आपको समीर मिले, लेकिन वो समीर ढल गए। अब देखिए दूसरे सांचे में, अब दूसरे सांचे में तो समीर तो आनंद मिलिंद के साथ भी थे, वहां भी लिखे, समीर जतिन ललित के साथ भी थे, समीर नदीम श्रवण के साथ भी थे। समीर ने तो आप देखिए ना कि इस तरीके से, अभी पीछे बताया था कि गिनीज बुक में ऑफिशियल उनका नाम आ गया सबसे ज्यादा गीत लिखने, लेकिन वो मिठास 2000 से इधर आते आते खत्म हो गई। अब बचा कौन, दिलीप सेन समीर सेन थोड़ा बहुत करते थे, वो टूट गई जोड़ी उनकी भी। अब ये जो लोग पैदा हुए ना, ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये हिंदी फिल्मों के प्राइवेट एल्बम छाप लोग हैं, जो पिछले 23-24 वर्षों से प्राइवेट एल्बम छाप, ठीक है। 90 के दशक में एक एल्बम आया था लास्ट में जाते, और यह शायद 2000 के आसपास का है, आदेश श्रीवास्तव का, जो लता जी के और जगजीत जी और आशा जी के है, कहीं कहीं हर एक चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल न पाएंगे। ऐसे बड़ा प्यारा एल्बम है, अगर उस एल्बम को फिल्म में डाल दो तो फिल्म नहीं हाल हो जाए। मतलब ये तो हिंदी फिल्मों के नाम पर इन लोगों ने, एक तो क्या ये धुन, क्योंकि संगीत के संस्कार नहीं है ना, मैं सोचूं मैंने एक धुन बना ली और मैं संगीतकार हो गया। अब हालत तो ये हो गई है कि ये जो जरा जरा से, यूपी की भाषा में कहूं तो, जो लौंडे लपाड़े है ना, जो कहीं किसी उसमें रियलिटी शो में आ गए, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। मैं नाम लेके तो क्या करूं, फालतू में उनको मैं तवज्जो दे दूंगा, इसलिए नाम लेना ही चाहता, वो इस लायक भी नहीं कि नाम लूं। एक नहीं है, कई लोग हैं, वो बन गए, एक गाने की धुन बना ली, संगीतकार बन गए। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ कि वो जो टूटा ना तिलिस्म, 98 में एक बहुत बड़ा तिलिस्म टूटा गुलशन कुमार की हत्या के साथ। मैं चाहता हूं कि वो बात आप शुरू करें, तो फिर मैं उसे आगे ले जाऊं। बात तो सही है, जिस तरह से एक जो शायद आप तकनीकी स्तर पे कहिए या बाजार के स्तर पर कहिए, वो जो क्रांति थी, मतलब कि घर घर में संगीत पहुंचने लगा। पहले संगीत भी इतना उपलब्ध नहीं था, रेडियो टेप रिकॉर्डर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मतलब वो सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सही है, गुलशन कुमार ने जिस तरह से दिल्ली से यहाँ आने के बाद, मुंबई आने के बाद, जो भी वो काम करते थे वहां पर, कहा जाता है कि वो जूस बेचने का और वो सब, और फिर उनको, उनकी अपनी कहानी है। लेकिन मुंबई आने के बाद जिस तरह से उन्होंने कवर वर्जन शुरू किए, और धीरे धीरे उन्हीं गायकों को, जो पुराने और लोकप्रिय गायकों के जो गाने थे, फिल्मों के जो गाने थे, वो जिस तरह से लेकर आए, और उसको बहुत ही कम कीमत में वो कैसेट्स, और बल्कि बाद में टेप रिकॉर्डर वगैरह भी
वो सारी चीजें उन्होंने मार्केट में उतारी, तो संगीत एकदम घर घर में पहुंच गया और उसका फायदा भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कवर वर्जन आने के बाद में वो जो मूल गायक थे या जो मूल चीजों को क्रेडिट दिया जाना था, वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया। और उसके आगे भी जो रीमिक्स वगैरह, फिर टी सीरीज जैसी कंपनी के आने के बाद में ये जो रीमिक्स का भी चलन और बढ़ा, तो एक नई परंपरा शुरू हुई। लेकिन जिस देखिए मिठास की और 90s के दौर की हम बात कर रहे हैं, उसको एक झटका भी लगा, वो चीज बढ़ी। लेकिन और फिर उसके साथ जिस तरह से पैसा जुड़ा, और फिर उसके बाद वो जो दौर अंडरवर्ल्ड का था और पैसे को लेके सारी खींचतान, मारा मारी, धमकी, और उसी उसमें जो है गुलशन कुमार इनको भी गोली मारी, अंडरवर्ल्ड की धमकियां आने लगी। तो पैसे आए जरूर, पैसे का खेल बढ़ा जरूर, लेकिन उसने नुकसान भी कहीं ना कहीं किया। जी, जी। आपको क्या लगता है? देखिए जी जी, रवि जी ऐसा है कि यहाँ पर 2 नामों को हिंदी सिनेमा के संगीत के नुकसान पहुँचाने वालों के रूप में याद किया जाना चाहिए, हिंदी सिनेमा का संगीत, जी है ना? ठीक है? और अब देखिए ऐसा है कि एक नाम तो जी, उसमें गुलशन कुमार है, दूसरा अनुराधा पौडवाल। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सारी बिल्कुल बात, बिल्कुल, प्रमाण मेरे हाँ। पास भी उपलब्ध है। नहीं, वही, हाँ, देखिए असल बात ये है कि गुलशन कुमार के खाते में ये बात तो जाती है कि उन्होंने सस्ते कैसेट के ज़रिए हिंदी सिनेमा के संगीत को, वो धार्मिक तरफ तो टी सीरीज़ उनके मरने के बाद आई, उनके वो रहते तो, इतना नहीं आई हाँ, थी, है ना? बिल्कुल, तो वो ठीक है, वो कि घर-घर पहुँचा दिया। देखिए, एक तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी मैं दूर कर देना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो अभी लाइव देख रहे हैं, बाद में वीडियो देखें, जो भी देखें उन सब की कि गुलशन कुमार के बारे में एक अ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया पर चला जाता कि उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार बहुत किया, एल्बम निकाली, इसीलिए अंडरवर्ल्ड ने मार दिया, मुस्लिम अंडरवर्ल्ड, ये फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे फालतू में हर बात को हिंदी मुसलमान में मत जोड़िए। गुलशन कुमार की हत्या का हिंदू मुसलमान से कोई लेन-देन नहीं है। गुलशन कुमार की हत्या के कारण पर भी मैं आऊँगा और कोर्ट केस के अलावा भी बात बताऊँगा। देखिए क्या बात है, गुलशन कुमार ने उस वक़्त 50-55 रुपए में एचएमवी का कैसेट मिलता था और एचएमवी का ठीक फीता बात है। बहुत बढ़िया होता था और जो रिंग तो होते थे, सर्किल रिंग, वे बहुत मजबूत होते थे। इसलिए एचएमवी के कैसेट आपको शायद ही कोई आदमी मिलेगा जो कहेगा कि फीता उलझ गया, फीता कट गया। लेकिन टी सीरीज वालों में ये बहुत होता था कि फीता पतला होता था, टेप जो है, फीता मतलब टेप, है ना? जी, जी, बिल्कुल। और जो सर्किल रिंग है वो बहुत हल्की क्वालिटी के होते थे और फ्रेमिंग है कि एक बार गिरा तो उसमें से पेंच निकल जाते थे चारों कोनों के, ठीक है? तो अब एक हाँ, सही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात पर शायद बिल्कुल मित्रों ने सही, सही। गौर नहीं किया ठीक होगा। बात कही आपने। क्वालिटी सिर्फ वो वैसे नहीं कि दूसरा उन्होंने क्या किया कवर वर्शन के नाम पर उन्होंने देखिए अब अगर उस समय गुलशन कुमार आपको याद होगा कि उन्होंने एक अभियान चलाया था कि नए संगीतकार खोज रहा हूँ, नए गीतकार खोज रहा हाँ, हूँ, नए गायक खोज रहा हूँ। तो मैंने भी गीत भेजने चाहे थे, उनके लिए मैंने भी गीत 10-12 गीत लिखे थे, लेकिन ठीक। मेरी गुर्बत का आलम ये था कि मेरे पास पोस्ट करने के पैसे नहीं थे। अरे! ठीक। और इतना इतना मैं उस अंतर्मुखी स्वभाव का था तब कि मैं किसी से माँग लूँ कि भैया मुझे ₹2 लिफ़ाफ़े के दे दो। 2 ढाई रुपए में तब वो लिफ़ाफ़ा शायद वहाँ बिल्कुल। गाने ज़्यादा थे ₹5 में वो लिफ़ाफ़ा चला जाता। तब लिफ़ाफ़ा ही 50 पैसे का आता था। मैं तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ख़ैर ऐसा ठीक। नहीं है। तो गुलशन कुमार ने वहाँ गानों के लिए गीतकार, संगीतकार, गायक अब देखिए उन्होंने गायकों की एक फ़ौज खड़ी की, गुलशन कुमार ने। अच्छी बात है। इसके लिए सराहना करनी चाहिए। लेकिन कवर जी, वर्ज़न के पीछे उस आदमी का उद्देश्य गायकों की एक फ़ौज हिंदी सिनेमा को समृद्ध करे, ऐसा खड़ा करना नहीं था, बल्कि औने-पौने में फ्री में गवा-गवा कर वो कैसेट बेचे, रफ़ी साहब के नाम पे बहुत लोग आए। बिल्कुल। अब आप देखिए विपिन सचदेवा, ठीक है? एक वो अपने दास गुप्ता थे, वो भी थे। ये सब जो लोग हैं, वो हुँ, कहाँ गए? उसके बाद बेला सुलाखे आई। वो आई, अनुपमा देशपांडे आई, लता जी के गाने ये लोग आए। आज वंदना वाजपेयी थी, आज इनकी आवाज़ें आपको सारिका कपूर को तो चलो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने 20 साल बाद में आवाज़ हमारी सी वादी में रहेगी गाने में दिया। फिर नदीम श्रवण ने हाँ, मैंने भी प्यार किया, मैं ज़िंदगी को बिना प्यार में थोड़ा-सा दिया, सारिका कपूर। ये लोग कहाँ हैं? अनुपमा देशपांडे, वंदना वाजपेयी, बेला सुलाखे, कहाँ हैं ये लोग? गायब हैं। विपिन सचदेवा को तो ठीक। सनम बेवफा में महेश किशोर ने एक फ़िल्म में बड़े अच्छे दिए, उसके अलावा साथी फ़िल्म में गाना उनको मिला, क्योंकि उन लोगों में दम हुँ, नहीं था, मूल दम नहीं था। मैं तो सोनू निगम को भी उस क श्रेणी का गायक ही नहीं मानता। सोनू निगम का सूखा हुआ गला है, हिंदी सिनेमा में सूखे गले के लोग येसुदास कितने चले,
एसपी बालासुब्रमण्यम का गला कम सूखा था, चले थोड़ा चले। अमित कुमार सूखे गले के कितने चले, सूखे गले वाला आदमी सैड सॉन्ग नहीं गा सकता, सूखे गले का। और मुझे याद आता है नौशाद साहब और श्री रामचंद्र कहा करते थे, और भी कुछ लोग बड़े कहते थे कि हिंदी सिनेमा के किसी संगीतकार का उसकी धुन परखने की बड़ा है कि नहीं, तो देख लो उसने सैड सॉन्ग कैसा बनाया है, और गायक को परखना है, गायिका को, देख लो उसने सैड सॉन्ग कैसा गाया है, बस समझ लो उतना बड़ा है। तो ये लोग, अब आप देखिए ना उस फौज में, अच्छा उसमें क्या हुआ, कवर वर्सन कानूनी छूट मिल गई, तो कानून, अच्छा इसके तोड़ के लिए फिर एचएमवी ने श्रद्धांजलि नाम से 2 कैसेट का एल्बम निकाला था लता जी का, जो सबको पुरानों को श्रद्धांजलि दी थी, ठीक है। अब आप यहां देखिए, बात ये नहीं है, इस बात ने इतना नहीं डुबोया हिंदी सिनेमा के संगीत को। मैं उन बातों पर आना चाहता हूं कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल को मैंने हिंदी फिल्म संगीत के मिठास और उस दौर के पतन के लिए जिम्मेदार क्यों कहा, उसका कारण है रवि जी, वो 55-50 रुपए वाले कैसेट को 20 रुपए में, 25 रुपए में, जो बाद में खाली कैसेट तो 15 रुपए में आने लगा था, तो वो 20-25, सोनी का तब भी 40-45 में आता था, 20-25 रुपए 30 रुपए में कैसेट ला दिया, वो माना मैंने। लेकिन आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, गुलशन कुमार की हत्या पर आ जाता हूं मैं सबसे पहले। गुलशन कुमार की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं कि अंडरवर्ल्ड ने क्यों दी धमकी, एक तो ये हुआ था कि नदीम ने अपना एल्बम निकाला गायकी का, और गुलशन कुमार ने उसे प्रमोट नहीं किया, जबकि गुलशन कुमार ने वायदा किया था कि यार मैं तेरा एल्बम प्रमोट करूंगा, किया नहीं। एक तो वो खुंदक नदीम की थी, लेकिन उससे आपको याद है ना, उसमें तोरानी बंधु टिप्स वाले भी थे उस हत्याकांड में। वो ठीक है, मुकदमे में कौन बरी हो गया कौन नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन थे ना, है ना, टिप्स वाले रमेश तोरानी वगैरह, ठीक है। अब आप देखिए मैं किसी को अच्छा है बुरा नहीं कह रहा, मैं तो तथ्यों की विवेचना कर रहा हूं। अब आप देखिए गुलशन कुमार पर ये इल्जाम था, ठीक है, सार्वजनिक मंच पर इतना ही बोल पर इल्जाम था कि वो इन वीनस की, चंपक जैन वगैरह जो इनकी यूनाइटेड 7 बैनर की वीनस की, टिप्स की, और एक वो एक और भूल रहा हूं मैं वो कंपनी कम चलती थी, उसकी एचएमवी की फिल्मों के डुप्लीकेट कैसेट निकालकर मार्केट में लाखों बेच देते थे वो, और इन कंपनियों को ओरिजिनल कैसेट कम बिकते, इनको घाटा होने लगा, बर्बाद होने लगी ये कंपनी। टिप्स तो आज मार्केट में ही नहीं बची, वीनस बची है क्या, टी सीरीज के अलावा कोई कंपनी बची है, अगर कागजों में कहीं होगी सर्वाइव कर रहे हैं, हाँ उतना ही, बाकी एक समय देखिए इक्का दुक्का काम, अब वो उस वक्त जिस तरह से बड़ी थी अब नहीं है वो। टिप्स और वीनस टी सीरीज से बड़ी हुआ करती थी, बड़ी नहीं तो कम से कम टक्कर में तो थी, अब तो वो कहीं सांसें ले रही है आखिरी। तो ये तो अब गुलशन कुमार ने विशुद्ध व्यापारी के रूप में अपना लाभ सोचा। अच्छा उसके बाद में ये तो गुलशन कुमार जिम्मेदार हुए क्योंकि उन्होंने सारा संगीत की, दूसरे गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल कैसे जिम्मेदार है कि देखिए 90 में दिल फिल्म आई, और दिल फिल्म आते ही उसमें जो गाने थे अलका याग्निक से 5 या 4 गवाए थे, और उदित नारायण से गवाए थे। कुमार शानू को ये लोग पसंद नहीं करते थे, आनंद मिली ने कुमार शानू से शायद कोई गाना गवाया नहीं कभी। और उसके बाद वो बैनर भी ऐसा था कि उसमें इन्होंने आनंद मिली को कहा आप बना लो। फिर जब वो एक दिन अलका याग्निक घर पे रसोई बनाते गाना सुन रही थी, तो गाना बोली ये तो इसमें रेडियो अनाउंसर बोल रहा है कि आइए सुनते सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में दिल फिल्म का ये गाना। तो अलका जी बोली ये तो गाना मैं गा के आई थी। उन्होंने आनंद मिलिंद को फोन लगाया और बोले यार ये गाना मैंने गाया था, ये अनुराधा की आवाज में कैसे है। तो उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं है। पता किया तो गुलशन कुमार, और वो विवाद मेरे पास फिल्म फेयर पूरी मैगजीन पड़ी है। कुल मिलाकर हुआ ये है कि अनुराधा पौडवाल ने वो गाना अलका याग्निक का अपने आप खुद डब कर दिया, और उस वक्त दादागिरी चलती थी आशिकी से। अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार का जो समीकरण चला, वो मीरा का मोहन फिल्म में जब अनुराधा पौडवाल के पतिदेव अरुण पौडवाल की इकलौती फिल्म थी ना जिसमें संगीत था, तो उसके पोस्टर क्या छपे थे अखबारों में, उसके विज्ञापन के बैनर वो क्या छपे थे, ऊपर अनुराधा पौडवाल, यहाँ लिखा था मीरा, बीच में का, इधर गुलशन कुमार लिखा था मोहन, ऐसे छपते थे वो विज्ञापन। तो खूब दादागिरी, टी सीरीज की मालकिन बन गई थी अनुराधा पौडवाल, और हालत ये हो गई थी कि उसमें इनले छप गए थे अलका याग्निक के दिल फिल्म के, लेकिन वो इनले दोबारा छपे, अनुराधा की आवाज में डब किया। और फिर उसके बाद तो ये दादागिरी हो गई कि जो अच्छा गाना होता, टी सीरीज खूब रिकॉर्डिंग करती अपने स्टूडियो में हिंदी सिनेमा के, तो किसी भी फिल्म का कोई भी गाना अनुराधा को अच्छा लगता वो अपनी आवाज में डब कर देती, बिना संगीतकार को पूछे, बिना पुराने गायक से इजाजत के।
डब कर देती तो ये आतंक हो गया, लोग टी सीरीज में गाने से डरने लगे। और हालत देखिए, दिल की मानता नहीं फिल्म के सारे गाने अनुराधा पौडवाल की टसल के कारण से गुलशन कुमार ने बाबला मेहता की आवाज में डब करवा के मार्केट में दोबारा कैसेट उतारे। तो वो दो चलते हैं, कुमार सानू के भी चलते हैं और बाबला मेहता के भी चलते हैं। और मेरे पास वो इंटरव्यू भी है जिस कुमार सानू कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि गुलशन कुमार से फिर से कोई सुलह हो सकती है, तो बोले अनुराधा पौडवाल को वो छोड़ दे सिर्फ इसी शर्त पर। ये हाल हो गया था। तो जो अच्छे अच्छे संगीतकार हैं वो टी सीरीज में जाने से डरने लगे, गायक जाने से डर लगे, पता नहीं कब किसका गाना अनुराधा डब कर देगी, पता नहीं कब किसका गुलशन कुमार किसी और से डब करवा देंगे। तो यहां से इस कारण से हिंदी सिनेमा के संगीतकारों ने टी सीरीज से मुंह मोड़ा। लेकिन टी सीरीज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो नतीजे में यहाँ इन लोगों को कमजोर प्लेटफॉर्म मिले। एचएमवी ने नई फिल्में लेने की बजाय जो स्थापित बैनर है, यशराज तो बाद में शुरू हुआ कैसेट निकालना, लेकिन सुभाष घई वगैरह इनके जो एचएमवी गिनती की प्रोड्यूसर लेती, बाकी वो अपना पुराना म्यूजिक निकाल रही थी, तो उसने नए म्यूजिक से हाथ ही जोड़ दिए। तो यहाँ से फिर वो इस कारण से क्या 2000 में घुसते घुसते हिंदी सिनेमा का, अच्छा 98 में गुलशन कुमार की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में अनुराधा पौडवाल की वो दादागिरी टी सीरीज में खत्म हो गई। अच्छा 98 की गुलशन कुमार जीवित थे तब तक कुछ संगीतकार फिर भी जाते थे टी सीरीज गवाते थे अनुराधा पौडवाल से, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अनुराधा पौडवाल से गवाना ही बंद कर दिया। अलका याग्निक का जो आप देखिए एक छत्रराज चला है, कहीं साधना सरगम को ले लिया, है ना। तो वो जो हुआ ना, फिर वो वहां दौर खत्म हो गया। तो इस मैंने जो कहा ना, गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल इसलिए जिम्मेदार हैं इस पतन के, वो। और इसके बाद में टी सीरीज की जो भूमिका, अब जो उसके बाद का टी सीरीज है ना, वो तो हिंदी सिनेमा के संगीत में ऐसा कोई योगदान कर ही नहीं रहा है, वो तो मार्केट की बहती गंगा में हाथ धो रहा है। और ऊपर से आप देखिए कि 2002-3 के बाद से हालत हो जाती है कि हमारे पास कोई पहचान प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड सिंगर गायक नहीं है। गायिका श्रेया घोषाल बहुत अच्छी थी, लेकिन दूसरे लोगों से फ्री में काम करवाने चक्कर में श्रेया को छोड़ दिया, वो दक्षिण में खूब गा रही है। हमारे पास गायिका नहीं है, गायक नहीं है, गीतकार ढंग के नहीं है। गीतकार तो हालत ऐसी है कि भगवान भला करे इनका, और संगीतकार तो बिल्कुल ही नहीं। एक एक फिल्म में 6-6 7-7 संगीतकार, अरे कुछ तो शर्म और रहम करो हिंदी सिनेमा पर। ये जो स्थिति है ना, इस कारण से 98 से 2002 तक तो ठीक ठाक था म्यूजिक का सिलसिला, क्योंकि वो पुराना काम बाहर बाद में आ रहा, लेकिन 2-3 फिर यहाँ से तो अब वो सब हम पतन के बिल्कुल अंदर तक जा चुके हैं। अब मुझे आपसे बात करते हुए लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा विषय ले लिया है और उसको एक बार में हम खत्म नहीं कर सकते, और जितनी गहराई से और तथ्यों के साथ आप पूरी विवेचना और विश्लेषण करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें तो कई बार बातें करना पड़ेगी, तब हम जो है 90 की स्थिति को समझ पाएंगे, उसकी खूबसूरती, उसकी खासियत, उसमें जिन लोगों ने काम किया और फिर बाद की जो स्थितियां बनी है, और आज तक बात करते हुए आएंगे हम। एक प्रश्न ये ले लीजिए जी, ये फिल्म खुदा गवाह का संगीत बेहतरीन संगीत है। मैं एक 2 मिनट इस पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि बोलने के लिए बहुत बड़ी बात है मेरे पास। जी हाँ। देखिए ये जो था ना, ये गाना खुदा गवाह फिल्म का जो एल्बम है, खैर इसकी कास्टिंग को लेकर तो इतनी बातें हुई, इस फिल्म पर तो हम पूरे एक दिन बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस फिल्म के जो मुकुल आनंद डायरेक्टर, एलपी का संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। मैं इस फिल्म के बारे में, इन्होंने कहा ना बेहतरीन संगीत था, जी नहीं बेहतरीन तो नहीं था, बेहतरीन शब्द का शायद ये प्रॉपर अर्थ समझते कि नहीं। देखिए होता अच्छा होता है, बेहतर होता है और बेहतरीन होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो बेहतरीन सबसे बेहतर तो नहीं था, सुपरलेटिव डिग्री। जी हाँ, क्योंकि ठीक है मित्र है, उन्होंने वो कोई व्याकरण के ऐसे विशेषज्ञ नहीं होंगे, उसने बेहतरीन कह दिया। पर मैं तो भाषा का व्याकरण का विद्यार्थी प्रोफेसर रहा हूं ना, मैं तो लेकिन यह एक चीज बता दूं रवि जी, मैं और आदरणीय मित्रों को, कि इसमें एक जो गाना था तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, मतलब वो शीर्षक संगीत जैसा ही था, वो शीर्षक गीत ही था, वो एक तरह से शीर्षक गीत। तो इस गाने को जो है ना, पहले ये गाना जो है वो असल में मुन्ना अजीज ने गाया, मोहम्मद अजीज ने। मोहम्मद अजीज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत पसंदीदा गायक थे, और शायद 470-72 गाने उनके लिए उन्होंने गाए, मुझे सही से आंकड़ा याद नहीं आ रहा है। तो ये गाना पहले मुन्ना अजीज नहीं गाने वाले थे, वो साक्षात्कार भी मेरे पास पड़ा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात होती है।
तो वो एक अजीब लगी, इसलिए उस घटना का जिक्र करना जी चाहता जी हूँ कि पत्रकार ने पूछा कि भाई हमने सुना ये गाना जो है ये पहले आप किसी और से गवाने वाले थे, किससे वो नाम नहीं लिया? तो बोले हाँ, फिर हमने सोचा कि मुन्ना जो है वो मुस्लिम गायक है और तो इसलिए मुस्लिम पृष्ठभूमि का गाना अच्छे ढंग से गा सकता है। मुझे बात अखरी, ठीक मुझे वो ठीक इसलिए अखरी कि ये कोई वजह नहीं है कि ये गाना मुन्ना अजीज से, मुन्ना अजीज ने बहुत अच्छा गाया है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे उस दौर के प्रिय गायकों में से है। लेकिन हम्म, ये बड़ी अजीब सी बात थी। तो खैर खुदा गवाह का, हाँ संगीत अच्छा था, संगीत अच्छा था। बिल्कुल। तो मैं समय भी हो रहा है, आपसे समय जितना लेते हैं उससे ज्यादा ही फिर उसके बाद में आगे निकल जाती गाड़ी हमारी। मैं लास्ट में जो सारी बातें हुई है उसमें जी, निचोड़ निकालने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत साफ-साफ बातें आपने कही। और जैसे मैंने कहा कि 1 घंटे की बातचीत में या एक बार चलिए में हम चलेगी। बात कर लें, तो जी, बहुत सारी चीज़ें। लास्ट में मैं यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जी, मनोज पारेख, मुंबई में रहते हैं, डेंटिस्ट हैं और हाँ, सिनेमा के बड़े शौकीन हैं, मूवी बफ़ हैं और हर हाँ, फ़िल्म देखते हैं और बड़ी अच्छी विवेचना करते हैं। तो अच्छा, बहुत 90s के बढ़िया। दौर का जब हाँ, तो जब हमने 90s के दौर पे हम बात करेंगे ये हाँ, बात लिखी, दोस्तों को शेयर हाँ, किया, तो उनका एक हाँ, मैसेज था, मैं पढ़ देता हूँ। अरे उन्होंने वाह! लिखा बहुत कि अच्छी। रवि जी प्लीज़ रवि जी 90s का सब खो गया है, म्यूज़िक बस नहीं, 90s का सब खो गया है, म्यूज़िक, स्टार्स, स्टोरी राइटर्स, ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। अब तो बस डीडीएलजे को री-रिलीज़ ही करके देख सकते हैं। ना डीडीएलजे और मैंने प्यार किया वाली लव स्टोरीज़ हैं, ना अग्नि साक्षी, प्रहार, परिंदा वाला कोई स्टार बचा है, ना सोल्जर वाली प्रीति जिंटा और ना ही सौदागर वाली मनीषा जैसी खूबसूरत डेब्यू एक्ट्रेसेस हैं, ना ही हेरा-फेरी वाली कॉमेडी, सब खत्म है भाई। अभी, अभी भी प्रीति जिंटा को आईपीएल में देख के अच्छा लगता है, भाग्यश्री आज ज़्यादा खूबसूरत लगती है, रवीना से बेटर शहर की लड़की कोई आई ही नहीं। एक ज़माने में देखिए बड़ी बहुत सारे लोगों को ये बात याद आएगी कि एक ज़माने में पॉकेट मनी बचा के गुप्त, डीडीएलजे, ये दिल लगी, ये सब के म्यूज़िक कैसेट खरीदा करते थे। अब तो एमपी3 फ्री में मिलती है, तो भी मन नहीं करता है, इतना वाहियात हो चुका है म्यूज़िक का लेवल। तो ये 90s के दौर का वाक़ई बहुत कुछ खत्म हुआ है। जिन एक्ट्रेसेस के नाम लिए, जिन फ़िल्मों के राइटिंग जो थी सिनेमा की, वो सब कुछ एक दौर ही अलग था। ये बात सही है तो मुझे लगा कि डॉक्टर मनोज पारेख ने बहुत ही बहुत एक कम बढ़िया। कम शब्द है ना, कम शब्दों में गागर में सागर जैसा जो मामला है, उन्होंने सारा कुछ समेटा है। लेकिन जिस विस्तार से आपने संगीत पर बात की वो मुझे लगता है कम से कम जो संगीत को लेकर मतलब जो ज़्यादा पैशनेट हैं, वो शायद इस बात को मुझे लगता है कि एक बार से ज़्यादा बार सुनेंगे और बहुत इसको शेयर भी करेंगे मुझे लगता है। तो मैं चाहूँगा और आपसे प्रार्थना करूँगा कि हम फिर जब मौका मिले तो इस तरह से संगीत पर आप बात करें। आप आप आदेश समय कीजिए। निकालें हमारे लिए। जी, जी, जी। पक्का। आपने इतना समय दिया और इतनी खूबसूरती से सारी बातें हुई। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा ज़रूर टिप्पणी करें इन जो बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं, उनको लेकर जो आपको लगता है और आपको लगता है कि और किन चीज़ों को इस बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए था या आगे हम किस पर बात करें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस बातचीत को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपने जितना जय श्री समय दिया, तो कुछ अधिकार समझते हुए हमने कुछ ज़्यादा ले लिया। मुझे बहुत-बहुत आनंद आभार और आता है। धन्यवाद। जय श्री राम। जी, प्रणाम। जय श्री राम, प्रणाम।